हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा ये चैनल नया चैनल है, जिस पर मैं क्राइम से जुड़ी रियल कहानियाँ लाता हूँ। मेरी कोई भी कहानी फेक नहीं है, हवा हवाई नहीं है। जब मैं आपको कहानी के ज़रिए घटी हुई घटनाएँ, सच्ची घटनाएँ, हादसे, मर्डर सब सुना रहा हूँ, तो आपको भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको इसी तरह की रियल स्टोरी सुनाता रहूँ। और आप लोग कहानी सुनते हैं और चले जाते हैं। खैर, कभी तो मेरा ये परिवार मेरे इस यूट्यूब चैनल को कहानी देखने के बाद सब्सक्राइब करेगा, कहानी को लाइक करके शेयर करेगा। मुझे अपने इस परिवार पर, यूट्यूब परिवार पर पूरा विश्वास है, तो बहुत विश्वास है। तो चलिए आज की रियल स्टोरी पर चलते हैं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इज़राइल का एक शहर है तेल अबीब, और इसी तेल अबीब में इज़राइल का रक्षा मंत्रालय है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री। और इसी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस की दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हैं, और ये फ़ोटो उनके हैं जो इज़राइल के दुश्मन हैं, और जिन्हें इज़राइल या तो ढूंढ रहा है या वो उसके दुश्मन है। वांटेड लिस्ट में है इज़राइल की। और इन्हीं फ़ोटो में से एक फ़ोटो था इस्माइल हानिया का, हमास के चीफ इस्माइल हानिया, हमास के पॉलिटिकल हेड और गाजा के एक्स प्राइम मिनिस्टर। इनका भी फोटो उस दीवार पर था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की दीवार पर लगी थी इनकी फोटो। हमास में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो नेता नगरी से, पॉलिटिक्स से इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो मामला है वो सुलझाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे मिलिट्री बेस, जो लड़ाई करके, जंग करके, झगड़े, बंदूक, ताकत के बल पर, बम, तोप, इन सब से इजराइल और फिलिस्तीन का मामला सॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो हमास में ये दो तरह के लोग हैं। और इस्माइल हानिया पॉलिटिकल विंग से थे। इस्माइल हानिया अभी कुछ वक्त पहले ईरान के राष्ट्रपति की भी ईरान में ही एक चॉपर में दुर्घटना हो गई। चॉपर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तो ये शक भी इजराइल पर जताया जा रहा था, क्योंकि इस चॉपर दुर्घटना से पहले ईरान के साइंटिस्ट और कई अहम लोगों को चुन चुनकर, गिन गिन कर मारा गया था। तो अब ईरान में राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति की कुर्सी खाली थी। तो इसी कुर्सी के लिए ईरान में दोबारा चुनाव होते हैं, और इस कुर्सी पर चुनाव जीतने के बाद मसूद पिजेस्कियान मसूद पिजेस्कियान को ये राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी जाती है। अब कुर्सी पर बैठने से पहले, उससे पहले हर जगह देश में होता है, हर देश में, कि शपथ समारोह, कोई भी नेता हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन कुर्सी पर वो जब बैठता है उससे पहले शपथ लेता है। तो यही था, चुनाव जीतने के बाद ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर मसूद पिजेस्कियान को शपथ लेनी थी, और उनका शपथ ग्रहण समारोह था 30 जुलाई 2024 को। अभी की बात है ये। तो 30 जुलाई मंगलवार का दिन मसूद पिजेस्कियान का शपथ ग्रहण समारोह। तो इस शपथ ग्रहण में ईरान के आसपास के तमाम देश पहुंचे। उन देशों में तमाम बड़े नेता पहुंचे राष्ट्रपति के शपथ समारोह में। और इन्हीं में हमास के चीफ, एक्स प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया भी इस शपथ समारोह में पहुंचे। ईरान के तमाम बड़े नेताओं से हानिया ने मुलाकात करी, ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात की, वहाँ के बड़े टॉप कमांडरों से हानिया की मुलाकात हुई। अब ये तस्वीरें ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह की लाइव चल रही थी ईरान में। इसी लाइव प्रसारण में हानिया दिखाई देते हैं शपथ समारोह में, तमाम वहाँ के छोटे बड़े लोगों से, नेताओं से, वहाँ के कमांडरों से मिलते हुए। अब ये तस्वीर, ये फुटेज तमाम जगह गई, इंटरनेट पर भी चली, और इससे पता चल गया कि हमास चीफ इस्माइल हानिया इस वक्त ईरान में है, मसूद पिजेस्कियान के शपथ समारोह में। और हमास चीफ इस्माइल हानिया के जो ठहरने की व्यवस्था थी इस समारोह के बाद, वो वहीं पर तेहरान के, नॉर्थ तेहरान में, शाम को डिनर के बाद एक घर में ठहरने की थी।
और घर था वो नॉर्थ तेहरान में। एक वॉर वेटन थे, मतलब ईरान के एक बहुत बड़े जंग के सिपाही, सीनियर ऑफिसर। उनका घर चुना गया था कि इस्माइल हानिया को वहाँ रखेंगे सेफ्टी के हिसाब से। वहाँ आम लोगों की पहुँच नहीं थी। और ईरान में मैंने बताया कि जिस तरह से वहाँ के साइंटिस्ट, ईरान के टॉप लीडर, उनको हमेशा निशाना बनाया जाता है। और ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन मतलब ठनी रहती है दोनों में। और दूसरी तरफ इधर इस्माइल हानिया, हमास के टॉप लीडर, और इधर हमास और इजराइल में 36 का आंकड़ा। कई बार और इस्माइल हानिया पर हमला हो चुका है। इस्माइल हानिया इजराइल के दुश्मन नंबर 1 और 2, या 2 और 1 इसी में शामिल रहते हैं। तो जहाँ भी जाते बड़ी खामोशी से जाते हैं और मिलते मिलाते निकल लेते हैं। लेकिन मंगलवार 30 जुलाई को ये हुआ कि शपथ समारोह का प्रसारण ईरान में आया। ईरान से सबने देखा और इसी से पता चला हानिया के बारे में। अब ये क्लियर हो गया था कि हानिया तेहरान में है। समारोह खत्म होने के बाद शाम हो गई, डिनर किया। उसके बाद तेहरान से हानिया को सिक्योरिटी के साथ नॉर्थ तेहरान के उसी वॉर वेटन के घर में भेजा जाता है। तमाम सिक्योरिटी इंतजाम थे वहाँ घर में। इस्माइल हानिया के साथ उनका एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। दोनों घर के अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी भी पूरी तरह से टाइट थी। बॉडीगार्ड भी लगातार हानिया के साथ था। वहाँ जाने के बाद रात का वक्त सब कुछ ठीक ठाक। अब रात के करीब 2 बजे, और जैसे ही रात के 2 बजे अचानक उस घर के ऊपर एक हवाई हमला हुआ। पूरा घर निस्तो नाबूद। और उस हमले के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि हानिया और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। यानी हमास के टॉप लीडर और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इस इस हादसे को 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या कोई मिसाइल से हमला किया गया है या कोई रॉकेट या कुछ और है। इसका पता नहीं चला अभी तक। लेकिन इजराइल के तेल अवीव से ईरान के तेहरान की दूरी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। पर ये क्लियर हो गया है कि ये हमला ईरान की सीमा से दूर से हुआ है, सीमा के बाहर से। ईरान के अंदर से ये हमला नहीं हुआ है। लेकिन अब कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज के टारगेट तक जाने वाली तमाम मिसाइलें, रॉकेट वगैरह हैं, जो अपनी जगह से ही बैठे बैठे किसी भी दूर तक के टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ये आसान है। और हमला ईरान में नहीं, ईरान के बाहर से हुआ है, बाहर की सीमा से ईरान की। तो बाहर से मतलब कौन? तो इशारा गया उधर इजराइल की तरफ। और उधर इजराइल के कुछ मिनिस्ट्री ने भी खुशी खुशी बयान दे डाला कि हमने बदला ले लिया। 17 अक्टूबर 2023 को, आपको याद होगा, हमास का जो मेडिटेरिंग था उसने हमला किया था, जो मिलिट्री बेस था हमास का। 17 अक्टूबर 2023 को हमास के मिलिट्री बेस ने हमला किया था इजराइल पर। और उसमें इजराइल के करीब 1000 से ज़्यादा मौत हो गई थी। और उस हमले में तमाम लोगों ने निंदा की थी उस हमले की, क्योंकि ऐसे आतंकवादी हमलों की कहीं कोई गुंजाइश बनती नहीं। और उस हमले के बाद से लगातार गाजा में ये लड़ाई चल रही है। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सेम रूस और यूक्रेन जैसा मामला चल रहा है कि इतने महीने हो गए, अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 आ गया है, लगातार 9-10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ऊपर से हानिया इस्माइल की मौत, ईरान ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि ये इजराइल का काम है। और इजराइल की तरफ से इसका कोई खंडन भी नहीं हुआ है। इजराइल इसको क्लेम भी नहीं कर रहा है कि हमने किया है। उसकी बहुत सारी वजह भी हैं, बहुत सारी मजबूरियां भी हैं इजराइल की। अब क्या वजह है, क्या मजबूरी है? तो हमास के इस टॉप लीडर को, इस्माइल हानिया को, आधे से ज़्यादा दुनिया आतंकवादी नहीं मानती। इनके संगठन को आतंकवादी नहीं मानती। और कुछ देश मानते हैं,
तो क्यों ऐसा है? इंडिया क्यों नहीं मानता हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप? यूएन क्यों नहीं मानती हमास को और इस्माइल को टेररिस्ट ग्रुप? ऐसा क्यों है? और ये हमास है क्या? तो पूरी कहानी उसके जरिए आप इस मौत और इस हमले को समझ जाएंगे आसानी से। पर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। कहानी आगे भी है, पूरी कहानी है, तो कहानी को भी लाइक कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। 1948 में 1984 में जब इसराइल का जन्म हुआ और फिर यूएन और तमाम देश बीच में आए और फिर ये हुआ कि इसराइल ये एक नया देश, एक नया राष्ट्र, बाकी और एक जगह पर फिलिस्तीन रहेंगे, बंटवारा हो गया। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीनियों ने ये नहीं माना क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीन है, हमने पहले पनाह दी थी इन्हें। पर धीरे धीरे ये लड़ाई चलती रही, सब कुछ होता रहा। फिर 1987 में 87 आया। 87 के दौरान हमास का जन्म होता है और उसकी वजह ये थी कि गाजा और वेस्ट बैंक, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का ये दो इलाका ऐसा है जिस वजह से लड़ाई होती रहती है। लेकिन फिर वेस्ट बैंक भी थोड़ा सिमट गया। गाजा कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की एक ज़मीन का ही एक टुकड़ा है, कुल 45 किलोमीटर। और उस गाजा पट्टी में समझौता हुआ यूएन की तरफ से कि यहाँ पर फिलिस्तीनी रहेंगे और इसराइल यहाँ से चले जाए, इस जगह को छोड़ दें। समझौता हो गया, बाकायदा रिजोल्यूशन पास हो गया, सारे देशों ने सहमति दे दी। पर धीरे धीरे इसराइल ने अपने लोगों को तो वहाँ से हटाया, पर वहाँ पर कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जो गाजा की तरफ का जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में रखा फिलिस्तीनियों का। चाहे वहाँ के हॉस्पिटल हों गाजा के, चाहे सड़कें हों, मतलब एक तरह से पर्दे के पीछे से कंट्रोल इसराइल का ही रहा, वही कंट्रोल कर रहा था। इनडायरेक्टली सारी चीज़ों का कंट्रोल करता था। तब हमास का जन्म हुआ और हमास ने कहा नहीं, जब गाजा को हमें सौंप दिया गया है तो इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और हमास ने कहा कि गाजा की जो जो भी बेसिक काम है, ज़रूरतें हैं, वो हम फिलिस्तीनी करेंगे। और इसी चीज़ पर छोटी मोटी लड़ाई चलती रही। हमास ने इसी चीज़ पर आवाज़ उठाई कंट्रोल को लेकर। 2005 में पहली बार चुनाव हुआ गाजा में और आगे आगे इसमें हमास था। फिलिस्तीनियों के बीच चुनाव होता है और बंटवारे के समय ये भी तय हुआ था कि फिलिस्तीन की कोई सेना नहीं होगी। और देखा होगा आपने कि फिलिस्तीनी जब भी लड़ाई होती है उनकी, तो पत्थरों से लड़ाई करते हैं, पत्थर फेंक के। और इधर इसराइल की तरफ से गोलियां चलती हैं, उधर से पत्थर और इसराइल से गोली। इस तरह से इसराइल से जंग लड़ रहे हैं क्योंकि सेना तो कोई है नहीं फिलिस्तीन की। तो हमास का मिलिट्री विंग पहला वो विंग था जो फिलिस्तीन की तरफ से गोलियों और रॉकेट से जंग लड़ रहा था इसराइल से। तो कायदे से हमास फिलिस्तीनियों की ढाल बन ढाल बना और हमास फिलिस्तीनियों की सेना बन गई 2005 में। फिर ये हुआ कि नहीं भैया, गाजा को जब दे ही दिया गया है यूएन से लेकर सभी ने, तो इसराइल को मानना पड़ेगा और वहाँ पर हमास की और फिलिस्तीनियों की हुकूमत होनी चाहिए। चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमास जीत गई। अब वहाँ पे हमास की एक तरफ से फुल फ्लैक्स गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका नाम था फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी। तो अब उस पूरे गाजा पर उनकी अथॉरिटी, अब वो वहाँ सरकार चलाएंगे अपने हिसाब से। अब वहाँ हमास चुनाव जीतता है और 2005 से लेकर लगातार वो चलता रहा। और इसी दौरान में 29 मार्च 2006 को, 2006 से पहले ये चुनाव हो चुका था, हमास जीत गई। 2005 में चुनाव हो चुका था। फिर एक नेता बने वहाँ के जो सरकार चलाते थे। उसके बाद पहली बार 29 मार्च 2006 को, 2006 से लेकर 2 जून 2014 तक इस्माइल हानिया उसी गाजा के प्राइम मिनिस्टर बने।
पूरी दुनिया ने एक तरह से मंजूरी भी दी, क्योंकि गाजा को लेकर वहाँ कुछ था नहीं और सारा बंटवारा वगैरह ये कुछ हो चुका था सब। यूएन ने बाकी देशों से इसलिए बंटवारा वगैरह सब करवा दिया था, तो यूएन ने और बाकी देशों ने मिलकर सबने मान्यता दे दी, उन्हें देनी भी पड़ी और किसी को कोई ऐतराज नहीं था। फिर 2014 के बाद कुछ और नेताओं के साथ विवाद हुआ और इस्माइल हानिया वहाँ से गाजा पट्टी से निकल गए और फिर 2017 के बाद कुछ इजराइल के साथ ठनी उनकी। फिर हानिया वहाँ से निकलकर कतर दोहा पहुँच गए और लास्ट दोहा में ही थे। दोहा से ही जाते अगर उन्हें किसी दोस्त से मिलना होता, किसी को बुलाना होता, वहीं मिल मिला के वापस आ जाते कतर के दोहा में। लेकिन हमास की ये लड़ाई चल रही थी और हमास का जो ये पॉलिटिकल विंग था, जो बातचीत के जरिए इस मामले को, इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा था, और ये वही हानिया है, वही इस्माइल हानिया जिसके जरिए पहले तो फिलिस्तीन के लोग, ये दो राष्ट्र जो फिलिस्तीन और इजराइल थे, इसको नहीं मानते थे, लेकिन फिर माना, मंजूरी दी और फिर हानिया ने भी मंजूरी दी। लेकिन जो ये बंटवारा था, जो जमीन थी, वो अपना अपना देखो, ये नहीं कि घुस जाओ किसी किसी की में भी जमीन पर। खैर बाद में मंजूरी मिल गई थी, तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन एक हमास का दूसरा विंग भी था, जो मिलिट्री विंग था, वो बातचीत की बजाय हथियारों के बल पर वो चाहता था कि मैं कुछ करूं, और इसीलिए उसकी लड़ाई रॉकेट और बाकी चीज़ों से चलती रही और आज भी चलती रहती है। तो अब हमास के टॉप लीडरशिप में से एक हानिया की मौत, और वो भी ईरान की सरजमीन पर, शक सीधे इजराइल पर। तो इजराइल ने ऐसा क्यों किया होगा? तो कहते हैं 17 अक्टूबर को जब हमला हुआ था, तभी इजराइल ने ठान लिया था कि हम बदला लेंगे, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, उस हमले के बाद अक्टूबर से लगभग 100 से सवा 100 इजरायली सिटीजन हमास के कब्जे में हैं। हमास ने उन्हें बंधक बना रखा है और उस बंधकों को भी रिलीज करने की बातचीत जो चल रही थी, वो इसी इस्माइल हानिया से चल रही थी, पॉलिटिकल तरीके से। और कहते हैं कि जो बातचीत चल रही थी वो कायम भी हो जाती, कुछ दिनों में कामयाब हो जाती। इन बंधकों की रिहाई के बदले में हानिया और हमास का पॉलिटिकल विंग इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी बंद हैं, उनको छुड़ाने की बात हो रही थी। लेकिन अब हानिया की मौत के बाद जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, उन्हें नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, इस बात की चिंता है इजराइल को। अब ईरान की ही सरजमी को ही क्यों चुना गया हानिया को मारने के लिए? तो एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल की बाकी ज़्यादातर देशों से तो दुश्मनी बनी हुई है, बनती तो है नहीं। अब अगर दोस्त में है, अगर दोहा में है, कतर में है, मिस्र में भी जाना आना जाना लगा रहता है, तो इजराइल अपने और ज़्यादा दुश्मन नहीं बनाना चाहता। वो किसी और देश में इस्माइल हानिया कहते ना, ये मिस्र दोहा में था और मिस्र भी जाता रहता था। तो इजराइल इन जगहों पे हमला करके अपने और दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वो सही समय का इंतजार कर रहा था। कोई नया दुश्मन नहीं चाहता था इजराइल, इसीलिए इजराइल ने हानिया को ईरान की सरजमी पर मारा, क्योंकि ईरान तो पहले से ही दुश्मन है, तो और क्या दुश्मन बनेगा। ईरान से दुश्मनी है कि हमास को जब भी हवा दी है वो ईरान ने ही दी है। ये दुश्मनी इजराइल की ईरान से है, हमास को पैसा, हथियार, सबसे मदद। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम दे कैसे दिया गया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। अब मेन बात पर आते हैं, जिस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है कि क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है या नहीं। तो जो रिकॉर्ड पर है, इजराइल, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं।
और कहते हैं कि ये सब आतंकवादी हैं और ये आतंकवादी संगठन है। लेकिन इंडिया, रूस, चीन, ब्राज़ील, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, तुर्की, कतर, सीरिया ये सब नहीं मानते कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। जब 17 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था हमास के मिलिट्री विंग ने, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के किसी भी आतंकवादी हमले की निंदा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तब भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा और ना ही हमास का नाम लिया। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक पत्रकार ने पूछा भी था कि इजराइल के एम्बेसडर ने कहा था कि भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि वो हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दें, पर भारत सरकार ने मना कर दिया था हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से। अब आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसकी दो तीन वजह हैं और इस ना करने की दो तीन वजह हैं कि आप किसी भी संगठन को तभी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं जब उस संगठन ने आपके देश पर हमला किया हो या कोई नुकसान पहुंचाया हो। हमास ने ऐसा आज तक नहीं किया। दूसरी वजह ये है कि भारत शुरू से ही ये मानता है कि जब ये बंटवारा हुआ था 1948 में, तब जो जमीन फिलिस्तीन को मिली थी और जो जमीन इजराइल को मिली थी, तो दोनों को अपनी अपनी जमीन पर कायदे से कानून से रहना चाहिए, उसी लाइन को, उसी बॉर्डर को मानना चाहिए। इजराइल को कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और ये हो गया, ये थी वजह। और तीसरी वजह कि को भारत को खुद लगता है कि 1947 से पहले जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, इजराइल की ज़मीन पर भी पहले अंग्रेज ही थे। तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे बहुत सारे लोग थे। एक तरफ गांधी जी थे जो अहिंसा से आज़ादी चाहते थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोग थे जो ताकत के बल पर चाहते थे आज़ादी। तो उस वक्त भी अंग्रेजों ने कईयों को ये कहा था कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और बहुत जुल्म किए थे। और राष्ट्र विरोधी मतलब उस वक्त के आतंकवादी समझ लीजिए। तो भारत का स्टैंड ये है कि जो अपनी ज़मीन, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, हम उसको टेररिस्ट आतंकवादी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी ज़मीन और उसकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए भारत का शुरू से ही ये स्टैंड रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ भारत के रिश्ते हैं। इससे इजराइल हमारा अच्छा दोस्त और पक्का दोस्त है और पुराना दोस्त भी है इजराइल। और अब तो मोदी जी और नेतन्याहू में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, व्यापार भी हो रहा है दोनों दोनों देशों में हथियारों को लेकर। इजराइल से पहले भारत के रिश्ते फिलिस्तीन से भी थे, आज भी हैं। तो इससे ज़्यादातर जो देश हैं वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते। और 2018 में अमेरिका एक बार फिर यूएन में पहुंचा कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए और कर दो। पर तब भी यूएन ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था कि हम हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने देश की ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। तो अब क्या होगा? ईरान की ज़मीन पर हानिया की मौत के बाद तो खबर आई है कि ईरान में तेहरान की एक मस्जिद पर लाल रंग का एक झंडा फहरा दिया गया है। और इसका मतलब है कि बदले का ऐलान कि हमारी ज़मीन पर हानिया की मौत हुई है और ये इजराइल ने किया है और अब हम इसका बदला लेंगे। जाहिर सी बात है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब चीज़ें पटरी पर बहुत जल्द नहीं लौटेंगी। खास तौर पर उधर इजराइल और हमास में जो ये जंग चल रही है अक्टूबर से, और अब इजराइल को भी थोड़ा डर है कि हमास इस्माइल की मौत के बाद कहीं इजरायली बंदूकों को कुछ कर ना दे, उनसे इस मौत का बदला ना ले ले। सभी देश लगे हैं समझौता कराने में कि ऐसा कुछ ना हो।
सभी अपनी अपनी जगह शांति से रहें, खुशी से रहें, खुश रहें। तो देखते हैं कि क्या होगा आगे, पर जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, पूरा सच, पूरी कहानी। अगर इसके बाद आगे कुछ होता है तो कहानी में आज इतना ही। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की रियल स्टोरीज के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह की नई नई कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।